डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, ये पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ने थे। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स में से हमने मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर मास, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, मोलैरिटी और मोलिलिटी को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट एक और यूनिट है जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। इसको x से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज मीन बाय मोल फ्रैक्शन? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सॉल्यूट है, उसके 2 मोल्स हमने मिक्स किए हैं और बाकी चीज़ों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स 10 है। तो अब व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट? दिस विल बी इक्वल टू 2/10, यानी 2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट and 10 is the total number of moles in the given solution. So by definition we can define it as the ratio of number of moles of a solute and the total number of moles of solution is called mole fraction. Mole fraction of solute X is equal to moles of the solute divided by total number of moles in a solution. Let there are Na moles of solute A and Nb moles of solvent B. इसमें हमने 2 चीज़ें मिलानी है, एक सॉल्यूट है जो कि A है और एक सॉल्वेंट है जो कि B है। सॉल्यूट के Na मोल्स हैं और सॉल्वेंट के Nb मोल्स हैं। The total number of moles in solution will be equal to Nt and Nt is equal to Na plus Nb. Mole fraction of A will be equal to XA and that is equal to Na divided by Na plus Nb. यहाँ पर B लिखना चाहिए हमें, इधर B लिखेंगे। तो Na is the number of moles of the solute and Nb is the number of moles of the solvent. Students, mole fraction of A, that is XA, will be equal to Na divided by Na plus Nb, और हम लिख सकते हैं mole fraction of A, XA is equal to Na divided by Nt. Na is the number of moles of component and Nt is the total number of moles in the given solution. Similarly, mole fraction of B, that is Xb, will be equal to Nb divided by Na plus Nb, or it is equal to Nb divided by Nt, where Nt is the total number of moles in the given solution. Example solve करते हैं। An aqueous solution contains 100 grams of ethanol per decimeter cube and its density is equal to 0.984 grams per centimeter cube. Calculate the mole fraction of each component. एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने 10 ग्राम्स इथेनॉल के डाले हैं और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 0.984 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हम इसमें जो वाटर है और इथेनॉल है इनके मोल फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स, इसलिए कि यहाँ हमने लिखा था कि जो इसका अमाउंट है वो कितना था, दैट अमाउंट वाज इक्वल टू, यहाँ पर था कि 100 ग्राम्स ऑफ द इथेनॉल एंड इट्स का वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब्स। तो इसलिए अब हम वॉल्यूम लेंगे कितना, दैट विल बी टेकन 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन which is given is 0.984 grams per centimeter cube. Mass of the solution is equal to D multiply by V. आपको पता है कि D जो है, जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के,
और जब हम मास और वॉल्यूम को रीअरेंज करते हैं, मसलन हम ये लिख सकते हैं D इज़ इक्वल टू M ओवर V, तो फिर M किसके बराबर हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा D मल्टीप्लाई बाय V। तो इसलिए अब हमने यहाँ लिखा है D मल्टीप्लाई बाय V। डेंसिटी 0.984 है और वॉल्यूम 1000 है। इसका आंसर आता है 984 ग्राम्स के। मास ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, जिस तरह के गिवन है। तो मास ऑफ इथेनॉल जो कि 100 ग्राम्स है। इसके बाद हम मास ऑफ वाटर फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ दी वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द इथेनॉल, यानी 984 में से हम 100 माइनस करेंगे। इस तरह से हमारा आंसर आता है 884 ग्राम्स। Therefore, the mass of water is 884 grams. Moles of water हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड दैट इज इक्वल टू 884 डिवाइडेड बाय 18, which comes equal to 49.1 मोल्स। इसी तरह से मोल्स ऑफ इथेनॉल हैं, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल आर आल्सो इक्वल टू मास ऑफ इथेनॉल ओवर मोलर मास ऑफ इथेनॉल। 100 ग्राम्स मास ऑफ दी इथेनॉल है जो ऊपर भी गिवन है, और 46 इसका मोलर मास है। तो इसका आंसर आता है 2.17 मोल्स। Total moles in the given solution will be equal to number of moles of water plus number of moles of ethanol, जो कि 49.1 एंड 2.17 के बराबर हैं। इस तरह से टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे वो होंगे 51.27 के। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम करेंगे, तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन सॉल्यूशन, और इसको डिवाइड किया जाएगा तो द आंसर कम्स इक्वल टू 0.958। कितना आता है? 0.958। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल divided by total number of moles in the given mixture, and this comes equal to 0.042. नेक्स्ट जो एक यूनिट है उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। जिस तरह परसेंट होता है तो सेंट का मतलब 100 होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की तो इसको मिलियंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कैसे? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बाय मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट लिए जाएंगे, जबकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन सॉल्यूशन होंगे 1 मिलियन। तो इन मिलियंस में से जितनी भी पार्टिकल्स सॉल्यूट के होंगे वो उसका ppm कहलाएगा। फार्मूला क्या है? मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। 10 रेज़ टू पावर 6 जो है इसको 1 मिलियन कहा जाता है। एग्जाम्पल: 20 grams of copper are mixed in each kilogram of gold. Find the ppm of copper. यानी 20 ग्राम कॉपर अगर 1 kg गोल्ड में मिक्स कर दिया जाए तो फिर बताइए कि कॉपर का ppm क्या होगा, इसके पार्ट्स पर मिलियन क्या होंगे, कितने होंगे। तो इसका सलूशन ये है: मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 20 ग्राम्स, मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1 kg और 1000 grams. Total mass of the mixture will be equal to 20 plus 1000, that is equal to 1020 grams. ppm of copper will be equal to mass of copper over mass of the mixture multiply by 10 raised to power 6. जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो द आंसर इज
19,607 ppm, यानी 1 मिलियन में से जो कॉपर के पार्टिकल्स होंगे वो 19,607 पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं 10% की, तो मतलब है कि 100 में से 10 अगर कोई चीज़ हो तो वो 10% कहलाती है। यहाँ पर कॉपर जो है वो 19,607 मसलन उसके एटम्स होंगे कितने एटम्स में से? 1 मिलियन एटम्स में से। पार्ट्स पर बिलियन, ppb इसको कहा जाता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट पर बिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppb। यहाँ पर हम बिलियंस की बात करेंगे, तो इसका फार्मूला है ppb इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹। For example, air contains pollutants that are measured in ppm or ppb। एयर जो है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो इन पोल्यूटेंट्स के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? या तो ppm होगा या ppb होगा। अगला है पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो ये ट्रिलियन के हिसाब से लिया जाता है कि 1 ट्रिलियन टोटल पार्टिकल्स हों, उसमें सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, वो उसका ppt कहलाएगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट पर ट्रिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppt। ppt क्या होता है? मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। 10⁻12 को ट्रिलियन कहा जाता है। तो जिस तरह परसेंटेज में हम परसेंट के लिए 100 इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ ट्रिलियन के लिए या ppt के लिए 10⁻12 इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एयर के पार्टिकल एयर में जो पोल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ppt या ppb या ppm यूनिट्स में मेजर करते हैं। Example, an atmospheric chemist reports that 1 decimeter cube of air in an urban area contained 3.5 into 10⁻⁻4 centimeter cube of carbon monoxide. What was the concentration of carbon monoxide in ppm? इसका सोल्यूशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 decimeter cube या 1000 centimeter cubes। Volume of carbon monoxide in 1 decimeter cube is equal to 3.5 into 10⁻⁻4 centimeter cubes. ppm of carbon monoxide will be equal to volume of the carbon monoxide divided by volume of the air into 10⁻6। तो ppm of CO will be equal to 3.5 into 10⁻⁻4 into divided by 1000 centimeter cubes multiply by 10⁻6। ppm of carbon monoxide will become equal to 3.5 into 10⁻⁻1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और इसको फाइनलाइज करेंगे तो जो ppm ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो 0.35 ppm के बराबर होगा। Example number 2, if the concentration of ozone in atmosphere reaches 0.5 ppb, what mass of ozone would be present per kilogram of air? यानी ओजोन का अमाउंट अगर 0.5 पार्ट्स पर बिलियन के बराबर हो जाए तो फिर ये बताइए कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर के अंदर ओजोन का मास कितना होगा। तो मास ऑफ द एयर इज इक्वल टू 1 kg, यानी 1 kg एयर में हम मालूम करना चाहते हैं कि ओजोन का मास कितना होगा। इसको हम 1 kg लेते हैं या 1000 ग्राम लेते हैं। मास ऑफ द ओजोन हमने फाइंड करना है। ppb इसका गिवन है जो कि 0.5 के बराबर है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है ppb ऑफ ओजोन इज इक्वल टू मास ऑफ द ओजोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एयर
इंटू 10⁻⁹। हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं। 0.5 ppb की वैल्यू है और मास ऑफ द एयर 1000 ग्राम है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो मास ऑफ द ओजोन जो है इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। तो 0.5 के साथ ये जो 1000 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसके पास आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10⁹ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो द आंसर कम्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 grams. This will be the amount of the solute, amount of the solvent ozone that will be present in air. So students, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 about the units of concentration. Thank you very much for watching this video. और इसको आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।